हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ तक कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज सीबीटी 1 का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग रैखिक गति के कुछ सवाल आते हैं। रैखिक गति से कुछ सवाल आते हैं, यानी कि लीनियर मोशन। यहाँ से कुछ सवाल आते हैं, तो यहाँ से जो सवाल आते हैं उसमें से कुछ टॉपिक है जैसे कि हम लोग को इसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है दूरी, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है समय, टाइम। संवेग, मोमेंटम, उसके बाद आता है त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, फिर देखिए क्या आता है। इसके बाद आएगा में, अभी इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्या आता है गति, मोशन। यहाँ पर ये जो गति है इसको हम लोग लिखेंगे क्या। अच्छा, अभी इसको हम लोग नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस और दूरी, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी, और एवं दूरी एवं क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया विस्थापन। ठीक है, चलिए देखिए इसको पहले एक हम ग्राफ के पहले एक फिगर के जरिए जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब मान लेते हैं कोई एक ए पोजीशन है, यहाँ से कोई एक, ये मान लीजिए कि ये बस है। ठीक है, सपोज दैट ये कोई बस है। ठीक
बस है जो इस पाथ पे चल रहा है। यहाँ पर एक पोजीशन है बी, ठीक है। मान लेते हैं, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं रांची, ठीक। और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, दुमका मान लेते हैं। तो ये इसका एक पाथ इस तरह होता हुआ है, पहले सी आया, सी से यहाँ आया, डी आया, डी से फिर ई आया, ई से फिर बी गया। तो देखिए ये जो पाथ हो गया, ये तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये बस जो है, ये फिगर थोड़ा सही कर देते हैं। ऐसे नहीं तो पलटी खा जाएगा ना, सही बोले हैं। चलिए अब सही हो गया है ना। तो इस पाथ पे इससे होते हुए चल रहा है ये बस, ठीक है। तो पहले यहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए फिर ये रास्ता कैसे जाएगा, ऐसे कवर करेगा ये, फिर ये यहाँ से आते हुए ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है, यहाँ से इस पाथ से होते हुए टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। टोटल रास्ता जितना कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर, और यहाँ से मान लीजिए 80 किलोमीटर है। तो सबका साम जो होता है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी, ठीक है। 260 किलोमीटर हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, ये होता है इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। मान लीजिए इसका बीच का दूरी है 160 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया दूरी, ये दोनों में यही फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट को एस से किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। ये जो विस्थापन लिखे हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, दूरी को डी से डिनोट करते हैं, समय को टी से, संवेग को पी से, और त्वरण को ए से, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, मिटा देते हैं, हो गया। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, तो चलिए वही देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक कोई पाथ है, मान लीजिए ए बी, ये कोई पाथ है, ठीक है। पाथ मतलब रास्ता है या फिर पथ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका वेलोसिटी, इसका यहाँ पर ये रेस्ट में है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है ये, ठीक है। तो मान लीजिए
यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है कितना, एस। क्या है, एस। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना बोलते हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं एस। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं क्या, v है, यहाँ u है। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगता है, टाइम t लगता है। तो a से b तक पहुँचने में समय t लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड लगता है। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, और ये देखिए, तो सबसे पहला जो होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, त्वरण, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो एक्सेलरेशन लिखे, ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये दो तरह से हो सकता है। नंबर 1, इसका दो केस हो सकता है। जब क्या होता है, v का v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम गति, अंतिम गति। और u इज इक्वल टू होता है प्रारंभिक गति, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो नंबर 1, जब when फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u होता है, ठीक है, जब ये ग्रेटर देन u होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई टी हो जाता है। ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी हो गया, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, अंतिम वेग, अंतिम, इसको गति नहीं लिखिए, इसको वेग लिखिए, अंतिम वेग, और इसको लिखिए प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई क्या होता है, समय होता है। यानी कि मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u है, यहाँ पर अंतिम वेग कितना है, v है। ठीक है, अंतिम वेग v है। तो और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगता है t सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, जब v क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑलवेज, ये एक्सेलरेशन यानी कि ये जो a है, a हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव, ऑलवेज, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर v है और यहाँ u है, तो v क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ से स्पीड है, यहाँ पर u है, वहाँ v है, यानी कि आप इसके एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। मान लीजिए इसका वेग यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, 50 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होता है इसका वेलोसिटी का। और फाइनल मान लेते हैं कितना, यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि 60 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और समय मान लेते हैं 5 सेकेंड लगता है, कितना, 5 सेकेंड। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालने बोला जाएगा तो क्या होगा, a इक्वल टू, देखिए
प्रारंभिक वेग कितना हो गया, ये अंतिम वेग कितना हो गया 60, तो क्या लिखेंगे v माइनस क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो v का वैल्यू है यहाँ पर 60 माइनस 50 बाई नीचे 5 हो गया। 5 क्या है, सेकंड में है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10/5, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे सेकंड और ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड टू द पावर -2। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से एक्सेलरेशन निकल जाता है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ऊपर मिटा दे। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया, तो ए आ गया ना, ए इक्वल टू, यहाँ से ए को हम लोग मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करके कैसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। दिस इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पर टी क्या होता है, टाइम। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब देखिए इसका एक सवाल बना लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, सपोज a car moving with an initial velocity 40 meter per second, and after some time it reached the velocity 60 meter per second, then 60 meter per second in 5 seconds. Calculate acceleration. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि किसी कार का, यदि कोई कार 40 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर वो अंतिम वेग 60 मीटर पर सेकेंड प्राप्त कर लेता है 5 सेकेंड के अंदर, तो हमको क्या निकालना है, इसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हैं, और a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसी से कर लेते हैं या फिर इसी से। तो v कितना दिया हुआ है 60 इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है 40 प्लस ये a इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 5a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, यानी कि 4 मीटर सेकेंड टू द पावर -2, और क्या हो जाएगा 4 मीटर सेकेंड टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इससे एक्सेलरेशन निकल जाता है। अब मान लीजिए कि कभी एक्सेलरेशन दिया रहेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कभी इनिशियल निकालना है, कभी समय निकालना है, तो यहाँ पर कितना अननोन है 1 2 3 4,
चार में से यदि कोई भी एक ठो नहीं रहा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए चार में से किसी भी एक का वैल्यू निकालने के लिए तीन ठो नोन होना चाहिए, यानी कि तीन ठो का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तीन ठो में से किसी भी एक ठो का वैल्यू निकालना है तो, ठीक है। अगर दो ठो अननोन रहेगा तो एक इक्वेशन की मदद से हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके लिए फिर हम लोग को दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग जैसे रास्ते में चलते हैं तो क्या होता है, जा रहे हैं, पहले कुछ गति था, पहले मान लेते 10 से 20, इस तरह से आगे बढ़ते गए, इस तरह तो हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा भी तो फैक्ट हो सकता है ना, क्या कि मान लीजिए हम चल रहे हैं तो कहीं तो हमको रुकना है, यानी कि जब हमको रुकने के लिए वेलोसिटी को कम करना होगा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं मंदन। चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिटा दे, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर competitive exam or any other exams, because this is based of physics. This is the base of numerical physics. Okay, now retardation. What do you mean by retardation? Let us see retardation. Okay, what do you mean by retardation? Its Hindi term is मंदन, ठीक है, मंदन। When हम लोग we have already studied about first case when v is greater than u, but now we are discussing when u is greater than v. Okay, and another case, case 3, when u is equal to v. That is the three cases. These are three cases. Okay, now first cases we have already studied. Now we are discussing about second cases. What do you mean by this case? Let's u is greater than v. That means when final velocity is less than initial velocity. That means suppose that a car, suppose that this is the path, point A to point B, station A, and this is station B. Okay, now let's, from this point a car is started to moving. Okay, started to moving. Okay, now here and the driver of this car, यानी कि इस कार का जो ड्राइवर है वो यहाँ पर मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड है इसका, क्या 50 मीटर पर सेकेंड है इसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है, ये है। अब इसको रुकना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इट apply, the driver applying brakes for stopping. Now जब ये for stop, जब ये यहाँ से ब्रेक अप्लाई करता है तो यहाँ पर आके क्या होता है, ये रुक जाता है, यहाँ पर आके ये रुक जाती है, यानी कि ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। देखिए इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये 0 हो गया है ना, और यहाँ से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जब ब्रेक अप्लाई किया गया। यानी कि व्हाट हैपेंड टू दिस कार, एट लास्ट इट comes to rest. Okay,
तो क्या होता है, ये जब यहाँ धीरे धीरे आता है तो इसका जो वेलोसिटी है वो भी तो डिक्रीज होते जा रहा है ना, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद ब्रेक क्या कर रहा है, उसके स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स के चलते भी हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी यूज हो रहा है। न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। जब हम लोग कोई चीज़ अगर अपने पाथ पे जा रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, जब ये जा रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है इसको रोकने के लिए, तो ये रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसको रुकना चाहिए ना, तभी ना फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा। तो अब देखिए, जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो मान लीजिए 40 से यहाँ पर 50 से 40 हुआ, 40 से 30 हुआ, इस तरह होते 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 यहाँ पर आके 0 हो गया। यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जब डिक्रीज होते जाता है तो इस केस को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसी का नाम है रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। ये जो मंदन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रिटार्डेशन हो रहा है ना, इसी को हम लोग फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं, u माइनस वी बाई टी। सब कुछ सेम है, बाकी u ज़्यादा होता है v से, यानी कि u इज ग्रेटर देन 0 v होता है, यानी कि अंतिम वेग जो होता है उससे ज़्यादा होता है u। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखिए, अब इसके साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, यानी कि माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो रिटार्डेशन, अगर त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो उसको अगर माइनस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि मंदन हो जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन के चलते क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मूविंग स्टेज से अपना इस किस में आता है, रेस्ट में आता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ये होता है। और तीसरा कारण देखिए, जब क्या होता है, जब v इक्वल टू यू हो जाता है, यानी कि फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर हो जाता है, तब क्या बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे, क्योंकि ये एक तरह एक चाल से चलते रहेगा हर जगह। अगर इसका मान लीजिए 50 होता है, यहाँ पर भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, कहीं भी चले जाए ये 50 ही होगा। तो क्या होगा, कहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, यानी कि एक ही वेग से ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होते, यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म हो गया, इसलिए एक समान वेग से ये चलते रहेगा अपने पाथ पर। ठीक है, ये कहीं भी नहीं रुकेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, समझ आया, चलिए ठीक है। अब देखिए, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन के बाद आता है क्या, अब आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी अभी बताया इसके बारे में, फिर भी एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ से हमको यहाँ तक आना है, ठीक है, पहले हम यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर हो गया। और एक बार हम यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे रास्ता है, फिर ऐसे आके यहाँ आए। ठीक है, तो ए से बी आना है, ये 5, ये 10, ये 15, ये मान लीजिए 10, और यहाँ ये मान लीजिए 20। तो टोटल ये जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 + 10 किलोमीटर + 15, ये सब किलोमीटर में मान लीजिए, किलोमीटर में मान लीजिए, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में मान लीजिए। तो टोटल कितना, सबका सम हो गया ना। लेकिन शॉर्टेस्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये मात्र 21 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 21 हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया, 5, 10, 15, 30, 40 और 60 किलोमीटर हो गया। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि टोटल ए से बी तक आने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे
जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ में होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग फिजिक्स में डिस्टेंस भी लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा हम लोग डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लीनियर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक गति, क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक गति। और क्या होता है, सर्कुल गति कितना होता है, देखिए लीनियर मोशन होता है, वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति होता है, ठीक है। ये दो तरह का गति होता है। तो रैखिक गति में क्या होता है, रैखिक गति में एक सीधा होता है, तो ये जो वृत्तीय गति है इसमें क्या होता है, एक पाथ जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है तो फिर यहीं पर आता है, तो ये होता है आपका सर्कुलर मोशन होता है, और ये रैखिक गति होता है। तो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। तो रैखिक गति में क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। क्या होता है, एक पाथ अगर स्ट्रेट होता है, इफ द पाथ इज स्ट्रेट, path is straight, then क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस अगर एस होता है, यहाँ पर मान लेते हैं एस, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी, इससे पहले एक फार्मूला और है, देखिए एस से रिलेटेड, एस यू भी और ए, ये जो चार चीज है इसके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे हम लोग। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो इसके बीच का हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो क्या होता है, देखिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, हम लोग को खाली फार्मूला चाहिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये फार्मूला होता है, समझ आया, ये होता है, ठीक है। अब देखिए समझ आ गया। अब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाथ क्या बोले, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, पाथ जब स्ट्रेट होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग एस निकाल सकते हैं, अगर एस गिवन है तो ए निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ एस मतलब कोई भी तीन तो दिया होना, जैसे यू भी और एस दिया हुआ है तो ए निकल जाएगा, अगर भी नहीं दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है तो निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी यूज होता है। अगर मान लीजिए ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कोई प्रॉब्लम मिला न्यूमेरिकल, जिसमें दिया हुआ है कि किसी का इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इस तरह मान लेते हैं एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर दोनों के बीच का एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं क्या, एक्सेलरेशन मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर सेकेंड टू दी पावर -2 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तब देखिए यहाँ हम लोग को किलोमीटर, एक चीज और नोट में लिख लीजिए, क्या, रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड क्या होता है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर जैसे ए किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको करेंगे तो
a इंटू 5/18 से गुना कर देंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर a मीटर पर सेकेंड है तो a इंटू 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो पहले ये u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा 50 इंटू 5/18 लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये, काटिए 25, ये हो गया 9, 125/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इधर v इक्वल टू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 60 इंटू 5/18 हो जाएगा, ये 30 और ये 9, तो 150/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे। एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी 4 मीटर सेकेंड टू द पावर -3 दिया हुआ है, क्यों ना, या फिर देखिए यहाँ पर जो 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था u इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, हो सकता है कि इसी को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका मतलब क्या 4 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 18/5, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। आवर टू द पावर, सॉरी ये नहीं कीजिए, ठीक है, अभी मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए क्या लिखते हैं इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। अब v का वैल्यू डाल दीजिए और u का वैल्यू डाल दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, v का 150/9 का होल स्क्वायर, u को इधर भेज दिए तो माइनस हो जाएगा, u का वैल्यू कितना है 125/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू एस हो जाएगा। डिस्टेंस अब यहाँ से निकल जाएगा, जो भी डिस्टेंस निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। इसको करेंगे तो क्या होगा 22500, नीचे आएगा 81, यहाँ पर कितना आएगा ये देख लीजिएगा, हाँ ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 8 इंटू एस हो गया, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू ऐसे निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। अगर मीटर में नहीं करना है, सिंपल अगर मान लीजिए, मान लेते हैं u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और a इक्वल टू मान लीजिए सिंपल लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा एस इज इक्वल टू जो निकलेगा उसको 8 से इधर आ जाएगा 8, और यहाँ पर जो भी होगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा और ये दोनों के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अरे नहीं तो हम कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे 9, तो ये 1/81 कॉमन आ गया, ये 150 स्क्वायर कितना हो जाएगा 115 प्लस 125 इंटू 150 माइनस 125 इक्वल टू 8s हो गया। तो 1/81 इक्वल टू 275 इंटू कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 8s, 8 इंटू s, 1/81, और इसको इसके साथ गुना कर देना है, और यहाँ पर 8 से गुना कर दो, जो आएगा ये एस इज इक्वल टू उतना मीटर होगा, एस इज इक्वल टू यूनिट क्या होगा मीटर होगा, ठीक है, हो गया। तो ये था मेरा फॉर्मूला, ये अब मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला हम लोग देख लिए। नंबर 1 सबसे पहले हो गया v इज इक्वल टू u प्लस AT हो गया,
दूसरा हो गया एस इज इक्वल टू यू टी, ये तो अभी नहीं देखे ना, अभी क्या देखे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। जब ये क्या होता है, ये फॉर्मूला तभी है। और तीसरा एक फॉर्मूला अभी देखेंगे, वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब होता है, जब भी नहीं दिया हुआ रहता है। ये जो भी होता है फाइनल वेलोसिटी जब किसी का नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ओनली दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब स्ट्रेट पाथ पे होता है, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये होता है। ठीक है, मतलब फोर्स जो होता है, फोर्स एफ, ये जिधर लगता है उसी पे होता है फोर्स, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है, उसी डायरेक्शन में मोशन होता है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, when force is applied in the direction, in that direction, then in this formula are applicable। ठीक है, तो यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्स इधर लगा रहा है, फोर्स अगर इधर एक्ट कर रहा है, तो इसका मोशन भी इधर होना चाहिए। ठीक है, ना कि इधर। और अगर मान लीजिए कि फोर्स अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन भी वही, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा इसका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में होगा। चलिए, समझ में आ गया। अब देखिए, ये भी एक फॉर्मूला है। ये कब होता है, जब भी नहीं दिया हुआ रहता है किसी भी सवाल में, ये तीन इनिशियल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये कब लगता है, जब मान लीजिए कि u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, s निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और v कब दिया हुआ रहता है, जब u, v और at जो दिया हुआ है ना, ये जो at है, देखिए a t u v, यानी कि तीनों, समय, एक्सेलरेशन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, चारों दिया हुआ है, तो नहीं लगाएंगे ना, क्या करेंगे, v तीनों में से कोई भी एक तो अननोन रहेगा और तीन ठो दिया रहेगा, तीन टोन होगा, तो ये लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, देखिए अगेंस्ट द फोर्स अगर होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ से ऊपर फेंकते हैं। जब ऊपर फेंक रहा है तो अर्थ भी तो किसी भी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या, कोई भी चीज़ को, जैसे ऊपर किसी गेंद को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर फोर्स का, ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, इन द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है कि नहीं। द फोर्स एक्टेड अपॉन द सेंटर ऑफ द अर्थ, और दिस फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, बट the ball is thrown upward in vertical direction, that means opposite direction of force, तो इस केस में क्या हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यही वाला यूज करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 होता है ना, इसी का अप्लाई करते हैं। तो इस केस में v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, u माइनस at हो जाता है, a की जगह में हम लोग g लगा देते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, u स्क्वायर माइनस 2gs लिखते हैं। ठीक है, और s इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ut माइनस 2gt स्क्वायर लिख देते हैं। यही फॉर्मूला होता है जब इस तरह होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
चलिए उतार लीजिए। अब ठीक है, आज इतना ही। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज रैखिक गति हो गया, कल हम लोग फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स, मास, काइनेटिक एनर्जी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, बस फिर हो जाएगा। देखिए, हम लोग को एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के लिए जैसे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एसएससी हो, ठीक है, इसके लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या पूछता है। देखिए, रिलेटेड प्रॉब्लम पूछता है, जैसे कि वही जो बताए वो, उसके बाद आपका फोर्स, दूसरा मोमेंटम, इम्पल्स नहीं पूछता है, तीसरा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। चौथा देखिए, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, कार्य, वर्क, ठीक है, एनर्जी ये पूछता है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन, मिरर फार्मूला, और क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, ये चीज हम लोग को पढ़ना होगा, याद नोट कर लीजिए। फोर्स F, मोमेंटम P, काइनेटिक एनर्जी Ke, पोटेंशियल एनर्जी Pe, वर्क W, एनर्जी E, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ये, और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, मिरर फार्मूला, और ये पावर ऑफ लेंस, ये सब पढ़ना होगा। ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। जितना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।